बी आर लाइव। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है लेट्स वॉक टॉक में। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को डिस्कस करने के लिए आए हैं आप लोगों के सामने, और अपने ऑडियंस को बता दें ये वो मुद्दा है जिसके बारे में हर कोई सोचता है, जानना चाहता है, पर डिस्कस नहीं करना चाहता है। तो जिसको हमने अंग्रेजी शब्दों में बोला है सोशियो लीगल स्टैंडिंग ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप इन इंडिया। अगर हिंदी भाषा में बोलें तो भारत में समलैंगिक शब्दों की सामाजिक और कानूनी स्थिति क्या है। सो मैं आपके सामने आया हूँ एडवोकेट अक्षय अग्रवाल लेट्स वॉक फाउंडेशन की तरफ से, और हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं, है ना। दोनों अपनी फील्ड में विख्यात हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके, इन कानूनों को लेके। तो हमारे साथ पहले जुड़ी हुई हैं सदफ खान जी, जो खुद में एक सोशल वर्कर हैं और एलजीबीटी कम्युनिटी के संग में रह के, बीच में रह के काम करा है उन्होंने कई सालों से। वो एक तरीके से कह लीजिए कि आउटस्पोकन स्पीकर हैं समाज में। वो ऐसे ही मुद्दों के बारे में बताती हैं, लिखती हैं। अगर आप इनके ब्लॉग को भी फॉलो करेंगे तो आपको वो सब चीजें मिलेंगी, उन्होंने क्या राय दी है चीजों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सदर खान जी आपका इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया। बहुत अक्षय, आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मुद्दों पे बोलने का मौका मिल रहा है, ये सौभाग्य है। हम अपनी आवाज रख पाए और आगे बढ़ पाए। और हमारे साथ दूसरी जुड़ी हैं, है ना, ये पुराना चेहरा ही है हमारे साथ, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सीरियस चेहरा है हमारे साथ, स्तुति भंडारी जी हैं। ये एक लीगल रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने अपना मास्टर्स ऑफ लॉ करा है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और ये नेट क्वालिफाइड स्कॉलर हैं। सो इनका ओपिनियन जिस टेक्निकलिटी से इस टॉपिक पे होगा तो उसको सुनने के लिए तो मैं भी उतारू हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को हम गौर से समझें, सुने इनकी बातें। और इस बार लेट्स वॉक का जो थोड़ा चेंज है वो चेंज है कि इस बार मॉडरेटर खुद एक स्पीकर है। सो मैं आप लोगों का मॉडरेटर भी हूँ और मुझे मौका भी मिला है कि मैं बोल भी पाऊंगा इन मुद्दों पे, और थोड़ी सी अपनी जो लिमिटेड नॉलेज है उसके थोड़ा शेयर भी कर पाऊंगा चीज़ों को। और इससे पहले मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूंगा, जो भी हमारे दर्शक हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हैं और ये वीडियो देखें, तो इसे शेयर करें जिससे लोग देख पाए इस मुद्दे को, है ना, कमेंट कर पाए। अगर सवाल पूछना चाहें वो सवाल भी पूछ सकते हैं हम लोगों से कि किस चीज़ को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे देखते हैं। तो पहले इसी चीज़ में जो हम लोग का पहला मुद्दा है इस पूरे इशू में, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ लॉ अराउंड होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। तो ये सवाल पहले मैं स्तुति भंडारी जी से पूछूंगा कि स्तुति बताएं कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज एवोल्यूशन अराउंड होमोसेक्सुअलिटी, क्या है होमोसेक्सुअलिटी, थोड़ा थोड़ा विस्तार में बताइए प्लीज प्लीज स्तुति। बेसिकली जब हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं वी जनरली थिंक अबाउट सेक्शन 377 आईपीसी। बट ये सेक्शन आया कहाँ से, इसकी एवोल्यूशन कहाँ हुई। अब जैसे जितने भी लॉज इंडिया में है उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड है, लाइक उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उस टाइम क्या फैक्टर्स थे, क्या था, कुछ था। तो बेसिकली इंडिया में पहले हम जानना होगा हमें होमोसेक्सुअलिटी कब से है, मतलब थी या नहीं थी, या ये कोई नया कंसेप्ट है या ऐसा कुछ। जैसे कि कई सारे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत, रामायण, सब में कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र है। मतलब इतने डिटेल में हमें नहीं पता, बट उसमें कहीं ना कहीं उसका जिक्र है। उसके अलावा देयर आर सो मेनी टेम्पल्स लाइक खाजूराहो टेम्पल, जहाँ पर स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को दर्शाया गया है। इसका मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी था। बट इसको जो कोडिफाइड तरीके से ये कब आया, ये आया सेक्शन 377 आईपीसी से, जो अभी हमारे आज के लॉ में है। बट इसके पीछे भी काफी सारे लॉज थे जिसको बेस रखकर ये सेक्शन आया। स्टार्ट हुआ द बगरीज एक्ट 1533 में। इसमें बगरी जो था, दिस टर्म जो पनिशेबल था, बगरी वाज बेसिकली एनी अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड एंड मैन। और जैसे हमें पता है विक्टोरियन जो एरा है, और विक्टोरियन एरा से जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको पनिशेबल माना गया था, उसको अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड माना गया था। वो बगरीज एक्ट में ये पनिशेबल था। उसके बाद उसको रिपील किया ब्रिटिशर्स ने और आया ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1828। अगेन इसमें उसमें और इजी कर दिया, जो प्रोसिक्यूट करना रेपिस्ट को और होमोसेक्सुअल्स को और इजी प्रोविजन बना दिए। फिर फाइनली जो बेसिक एक्ट है जिससे इसकी नींव रखी गई 377 की, वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट 1861। इसमें सोडोमी एंड बिस्टैलिटी दे वर पनिशेबल विद 10 years ऑफ पनिशमेंट, मतलब इम्प्रिजनमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 years, जो कि अभी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 377 में भी वो सेम प्रोविजंस थे। अभी भी देखो जैसे हम सोचते हैं 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो हमें पता है। बट हम ऐसे लेमन सोचते हैं कि वो पूरी तरह से, इन लेमन लैंग्वेज वी थिंक कि वो पूरी तरह से रिपील हो गया है। बट नहीं, जो उसका सिर्फ कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्स वाला पार्ट था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है।
सो ये हमारा बेसिक बैकड्रॉप जो था 377, यानी कि नवतेज सिंह जौहर केस से पहले केसेस तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये लीगली मैंने आपको बताया कि ये कैसे 377 आया, और उसके बाद 377 जब हमने इंडिया में देखा, देयर वाज सो मेनी देयर वर केसेस जहाँ पर LGBTQ जो कम्युनिटी है, दे वांटेड देयर राइट्स, तो वो आ गए। देयर वर मेनी केसेस, मेनी PILs इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद फाइनली नवतेज सिंह जौहर केस आया, जिसमें 377 में जो कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स था, उसको जो वो वाला पार्ट था उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति आपका। तो सदर जी अब आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो एवोल्यूशन को लेके, होमोसेक्सुअलिटी के एवोल्यूशन को लेके और उनसे जुड़े हुए जो कानून हैं उनको लेके, तो आपका क्या ओपिनियन है और आपको किस तरीके से इन चीजों को आप ट्रेस करते हो, आप बताइए प्लीज। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अभी स्तुति ने बताया, तो एक आपको इन डिटेल चीजें बताई कि कहाँ से ये सेक्शन 377 इवॉल्व हुआ, क्या केसेस हुए। तो इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर 377 की जो नींव थी, जिसको हटाने के लिए एक फाउंडेशन जो कि नास फाउंडेशन है, उसने बहुत अब मैं कह सकती हूँ अपने एफर्ट्स लगाए। 2001 में लखनऊ पुलिस ने जब रेड किया, वहां पे लोगों को डिटेन किया, क्योंकि वो उनको लगता था, एक अजम्पशंस था, इनफैक्ट उनके पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती थी, लेकिन वो रेड करते थे और लोगों को डिटेन करते थे। उस वक्त एक ये फाउंडेशन निकल के आया, नाज फाउंडेशन जो था, उनको ये लगा कि नहीं, हमें इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। तो अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं तो देखिए, बहुत सारे, अगर हम देखें हमारे इतिहास से देखें, या अगर हम रिलीजन वाइज आए, तो मे भी कहीं आपको केसेस मिलेंगे कि कहीं पे प्रिवलेंट है, कहीं से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। बट अगर हम इंडिया में बात करते हैं, तो इंडिया में कई ऐसे केसेस हैं, जैसे स्तुति ने एक और नवतेज वाला कहा, तो वो ये हो रहा था कि नींव रखी जा रही थी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आज और होमोसेक्सुअलिटी को, बट हम इवोल्यूशन के बारे में जैसे मैंने बात की। और अगर हम बात करें तो जब 2001 में ये लखनऊ वाला केस हुआ, तो फिर यहाँ पे नाज फाउंडेशन ने इस पे पिटीशन डाला 377 के अगेंस्ट, और वो आगे चल के जीते भी। तो हम केसेस के बारे में डिस्कस जैसे हम आगे करेंगे कि और कौन से केस थे जिसकी वजह से यहाँ पे हेल्प हुई 377 के आगे। द मेन थिंग जो निकल के आती है वो यही है कि धीरे धीरे ये चीजें बहुत प्रिवलेंट तो हो रही हैं, 377 में चीजें हट रही हैं कुछ, बट क्या एग्जैक्ट चीजें हमें जो लॉज हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं वो पॉसिबल कराई जा रही हैं कि नहीं कराई जा रही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लीगली जैसे एक लेमन लैंग्वेज में कहें तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि 377 हट गया है या डिक्रिमिनलाइज हो गया, बट उसके साथ अगर 10 पॉइंट थे तो कितने पॉइंट डिक्रिमिनलाइज हुए हैं और कितनी राइट्स और पावर इस कम्युनिटी को मिली है, वो देखना बहुत जरूरी है। जी अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया सदर जी। तो अब मैं अपना हिस्से का बोलना पसंद करूंगा यहाँ पे, जो आप लोगों ने बताया थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। मैं थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया में चला जाता हूँ। जैसे कि अब एंशिएंट इंडिया में बेसिकली जो वर्ड होमोसेक्सुअलिटी है वो विद इन इटसेल्फ इज नॉट ऑफेंसिव, हैड नेवर बीन ऑफेंसिव एक्चुअली, but when somebody performs an homosexuality act to consummate that particular homosexuality, then it becomes immoral or dysfunctional or criminal or something like that. We can attach those attributes to it. But when we talk about the presence of homosexuality in India, so there are Purans, there are Samanthas which talks about it. So बहुत लोगों ने अर्जुन जो हैं, जो हम लोग एक तरीके से अगर माने कि अर्जुन एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका उन्होंने शिखंडा वाला रूप या बलनाला वाला रूप भी सुना होगा। उसके अलावा उनका एक और रूप था, अर्जुनी रूप भी था, अगर आप पद्म पुराण को अगर आप रेफर करेंगे तो सिमिलरली संहिताओं में ये भी बताया गया है जो होमोसेक्सुअलिटी है वो कितने टाइप की है। पुरुषों में 5 तरीके की होमोसेक्सुअलिटी देखी गई उस टाइम पे, और औरतों में 10 तरीके देखी गई। तो बेसिकली किल्बा बोला जाता था पुरुषों को जो होमोसेक्सुअल होते थे, और नक्षत्रिय बोला जाता था औरतों को जो होमोसेक्सुअल होती थी। तो उनका टाइप है, मैनिफेस्टेशन है, किस रूप से वो होमोसेक्सुअल है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी को अगर आप कहें कि वो उस समय एक पीनल ऑफेंस था या नहीं था, तो बेसिकली आप होमोसेक्सुअलिटी को जैसे जो प्रैक्टिस करता था उस समय होमोसेक्सुअलिटी, तो दैट वाज नॉट अ राइट पाथ टू एक्सेस द स्पिरिचुअल वे।
तो इसलिए अगर आप मनुस्मृति उठाएंगे या फिर आप धर्मशास्त्र उठाएंगे, तो जो लोग होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते थे, है ना, तो उन लोगों के ऊपर फाइन्स होते थे और रिचुअल्स होते थे टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स, नॉट टू टोटली बैन दिस प्रैक्टिस। तो अब हम जैसे कि स्तुति ने बताया, देयर वर बीइंग स्क्रिप्चर्स एंड देयर आर बीइंग टेंपल्स व्हिच डिपिक्ट सच एक्ट, which talks about in relation to in modeling to the section 377, like sodomy or bestiality or non-vaginal sexes, right? It is there. So it means homosexuality had been there. So what had happened actually, why this particular act of homosexuality become like being criminalized? Basically, the idea of homosexuality didn't arise why homosexuality was there, but the Western culture bring in the homophobia. That was the point. That was being afraid of having an attraction to the same human being, or human being of the same sex. So homophobia word was being preached in totality during the colonial period. And Shruti said it very correctly, like Burglary Act. Burglary word within itself means like an act which is against the will of the god and men. So that was the burglary word means, and that was being used in Persons Act in 1828 in England, and that was a modeling statute clauses which are being used in section 377 now. So similarly, that it had come into the picture, and similarly the punishments are being attached to it. So majorly, if you say that the idea of criminalizing that particular act of homosexuality is there, not within itself being homosexual. So that the understanding should be there, rather than saying homosexuality within itself had been criminal or it had been immoral or something like that. And over it, if you talk about the psychiatric societies, in 1974, the American Psychiatric Society have delisted it as a mental disorder. Now they understood it's not a mental disorder, it is something which is genetic to the person. Nobody can do about it. Similarly, WHO delisted it in the year 1992. And to our own surprises, as हिंदुस्तान में कहते हैं लोग कि हम आराम से चीजें करते हैं, हम लोगों ने 2018 में से हटाया, ठीक है? So this is how this homosexuality laws around it, and now there had been decriminalization of the homosexuality part. Only the consensual part of it, not the non-consensual part. So I think we have covered a lot of things in the evolution of this law. So we will ask our audience, हम अपने audience से बोलना चाहेंगे, अगर उनको कोई सवाल हो evolution को लेके, अगर उन्हें लगता है कि किसी चीज को वो पूछना चाह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट से या फिर मुझसे खुद से, तो वो कमेंट में डाल सकते हैं, है ना, और लोगों को शेयर कर सकते हैं जिससे कि और लोग जान सकें. और इन द मीन टाइम, अगर स्तुति आपको कोई सवाल पूछना हो सदफ आपको कोई सवाल पूछना हो स्तुति से कि how you have a stand over it, in the meantime the questions are being asked. We can have a minute around it. Since you have been working on this topic, so I wanted to know what is the ground reality, like ground implementation. Like we as a law student or a law professional, we know what the laws are, but like what people go through, I want to know what is the scenario. See, basically, I know personally many couples. I have been in contact with such couples. But the thing is, जो सबसे जरूरी अपने देश में है, स्पेशली अगर हम अपने भारत देश की बात करें, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है. जो एक वर्ड, ठीक है, आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, बट उसके बाद क्या इसको जो कहते हैं ना कि कैसे मतलब जैसे सामने वाले ने ये कैसे लिया. तो जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर हम लीगल चीजों की बात हटा के बात करें, जो बेसिक चीज हम मुद्दों की बात करें, क्या लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्या हम खुद एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हम उस कम्युनिटी से हैं? ठीक है, मुझे पता है कि अब मुझे पार मिल गया यहाँ पे, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है. तो ये ग्राउंड रियलिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, मैरिजेस हो जाती हैं लोगों की. फिर आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी, एक शॉक थेरेपी दी गई थी एक कपल को. तो एक शॉक थेरेपी मीन्स शी वाज इन लेस्बियन रिलेशनशिप विद मीन्स उसका था पहले से जो भी, देन शी गॉट मैरिड एंड उसके घर वालों को पता चला, तो उनको ये लगा कि ये केस जो है, मतलब ये जो मेरी बेटी के साथ चीजें हैं ये अननेचुरल है ऑब्वियसली, जो यहाँ पे कहा जाता है, तो उसको शॉक थेरेपी दी गई ताकि उसका जो माइंडसेट है वो चेंज हो. तो ग्राउंड रियलिटी अगर हम बात करें तो बहुत अलग है. हिम्मत नहीं है एक्सेप्टेंस की. ये स्तुति मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है. स्तुति, एक सवाल मेरा भी आपको लेके है, जैसे कि आपने जब उसकी बात करी कि हम लोग इसके एवोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, और जब हमने जो प्री ब्रिटिश पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड था, है ना, उस पीरियड में होमोसेक्सुअलिटी वर्ड को या फिर उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करी. सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट शुड हैव हैपेंड? मतलब उसका कुछ रिलीजन से लेना देना था या फिर एक यूरोपियन कल्चर से लेना देना था? कुछ आइडिया दें इस चीज के बारे में.
मतलब जितना मैंने इस पे स्टडी करा मुझे यही मिला कि इट वाज समवेयर अगेंस्ट विक्टोरियन एरा, जो वहां पर रिलीजन था, जो कल्चर था, उसके अगेंस्ट था। सो वो सेम चीज इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। एंड मोर ओवर जब हम पर्सनल लॉज भी देखते हैं आज के टाइम पे, जैसे हमारे हर रिलीजन के पर्सनल लॉज हैं, सो मोस्ट ऑफ द रिलीजन स्टिल दे कंडेम होमोसेक्सुअलिटी। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिलीजियस जो एक फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी कल्चर जो डेवलप होता है वो कहीं ना कहीं रिलीजन को रिफ्लेक्ट करता है, जो भी रिलीजन लोग प्रैक्टिस करते हैं। So I think it was related to the religion and the culture in the Victorian era. That is why they implemented the laws which were there. उसको उन्होंने इंडिया में लाकर ऐसे के तैसे 377 में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं शायद सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस नहीं था उस टाइम पे कि वो समझ सकें कि एक्चुअली में ह्यूमन मैनिफेस्टेशन कैन बी मोर देन बाइनरी जेंडर्स, इट कैन बी मोर देन बाइनरी जेंडर्स। सो इसी चीज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। देयर हैड बीन curious cases in regard to the same sex relationship in India. So इसकी शुरुआत इस बार मैं सदव जी से करूंगा। सदव जी आप बताइए कि what are the curious cases which had like led to the development of same sex relationship in India? See, when you talk about cases, so there have been many cases, but कुछ केसेस जो कहते हैं ना कि एक बदल के रख दें कुछ चीजों को, मुद्दों को बदल के रख दें, तो मेरे हिसाब से वो 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने पहले में एक मेंशन किया था जो नास फाउंडेशन का था 2001 में, जब इन्होंने इस पिटीशन डाली इस लॉ के 377 के अगेंस्ट। तो 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया और इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, बट उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं हुई। सुरेश कुमार वर्सेस नास फाउंडेशन का फिर एक केस था जिसमें उन्होंने चैलेंज किया, और बेसिकली यहाँ पे जैसे अभी स्तुति ने बताया कि रिलीजन, और यहाँ पे जो सुरेश कुमार वाला केस था वो क्या हुआ कि बेस्ड ऑन दैट फेथ, बेसिकली उनका क्या काम था कि ये हमारे कल्चर में, ये हमारे फेथ में फिट नहीं बैठता, तो फिर इसको लीगलाइज क्रिमिनलाइज कर दिया गया 377 को। लेकिन एक होता है ना, एक होप होती है, जो कम्युनिटी थी ये हारी नहीं। यहाँ पे फिर बहुत इंपॉर्टेंट केस आया पुट्टा स्वामी वाला और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इन्होंने जो बेसिक कंसर्न लिया वो लिया राइट ऑफ प्रिवेसी का, क्योंकि जो 2001 का अगर हम केस देखें लखनऊ में जो हुआ था, तो वहां पे क्या हो रहा था, ब्रीच ऑफ प्रिवेसी थे। आप लोगों के घर में घुस के अंदर नहीं जाके उनको डिटेन नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये मुद्दा रखा। और फिर कुछ और जजमेंट आए जिसको हम आधार जजमेंट भी कहते हैं, और इन्हीं केसेस से आया, जबलपुर का केस आया, कौशल केस आया। फिर बेसिकली सेक्सुअल ओरिएंटेशन फॉल्स इन प्रिवेसी, ये एक चीज निकल के आई, और मुझे ऐसा लगता है लीगली आप लोग उसको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और 2018 में जो नतेज वाला जो केस था, जो हाई प्रोफाइल जिसको हम कह सकते हैं इंडिया में लोग थे, उन्होंने अपनी आवाजें उठाना शुरू की। तो यहाँ से 377 फिर 2006 सितंबर को हम सब जानते हैं 2018 में डीक्रिमिनलाइज किया गया। लेकिन मुद्दा वही है, ग्राउंड रियलिटी की बात अगर हम करेंगे, इसमें अपने केसेस हमने बताए कि ठीक है ये डीक्रिमिनलाइज तो हो गया, लेकिन आगे क्या, और भी चीजें आगे इसमें आ जाती हैं। जैसे अभी भी चल रहा है केस मैरिज एक्ट के में चेंजेस लाने के लिए, या एक राइट बनाने के लिए कि अगर मैं अपने पार्टनर से, अगर कोई सेम सेक्स रिलेशनशिप में है और वो शादी करता है, उसके बाद क्या, अगर आप क्योंकि अभी भी इंडिया में क्या है, मैरिज को बहुत सेक्रेड माना जाता है, बहुत जिसको हम कहते हैं पवित्र माना जाता है। तो ये जो माइंडसेट बना हुआ है, तो हमें आगे देखना है ये कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लीगली तो हम कर सकते हैं, लीगली ठीक है हम लड़ेंगे जीत जाएंगे, बट क्या वाकई लोग आगे आएंगे इसमें, एक्सेप्ट करेंगे? हमारा तीसरा टॉपिक सदव, तीसरा टॉपिक हमारा उसी के ऊपर होगा। अगर इस बात करें तो हम केसेस में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, और बट हमें आगे इम्प्लीमेंटेशन देखना है उसका कैसा होगा। जी अच्छा स्तुति, इससे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे मैं सवाल पूछूं, मतलब आपके ओपिनियन जानूं, तो हमारे एक दर्शक ने हमें एक सवाल पूछा है कि जैसे कि अभी पुट्टा स्वामी की बात अभी सदफ कर रही थी, तो उसके अंदर प्राइवेसी की बात हुई थी एक्चुअली। सो वही सवाल यहाँ पे हुआ कि criminalizing homosexuality, is it actually against the right of expression and privacy? तो ये है या नहीं? बेसिकली अगर क्रिमिनलाइज करना, जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते आ रहे हैं, तो अब
कहीं ना कहीं जो जो होमोसेक्सुअलिटी का जो एक्ट है, नॉट दी होमोसेक्सुअलिटी विद इन इटसेल्फ, द एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी व्हेन इट इज बीन कंज्यूमेटेड, तो कहीं ना कहीं ये कह लीजिए अगेंस्ट द राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ प्राइवेसी है या नहीं है? मतलब आपको क्या क्या राय है इस चीज को लेकर? थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से थोड़ा सा बताइए। हाँ, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पुट्टास्वामी का हमने बात करी, जो केस आया था, सो द आधार जजमेंट, सो उसमें राइट टू प्रिवेसी में उन्होंने बोला था कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने बोला था कि राइट टू प्रिवेसी में किसी भी इंसान की सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी इंक्लूड होती है और वो होनी भी चाहिए, बिकॉज वट एवर दे आर डूइंग, उनका जो भी जिसकी तरफ भी इंक्लिनेशन है या जिसके साथ भी वो होमोसेक्सुअल एक्ट कंज्यूमेट करना चाहते हैं, दैट इज देयर ओन पर्सनल चॉइस, दे आर नॉट हार्मिंग एनीवन, या जो भी मतलब किसी और का राइट इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं, तो उनका अपना पर्सनल राइट है, वो कैसे भी उसको एक्सरसाइज करे। सो आई थिंक इट कम्स अंडर आर्टिकल द प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लिव विद डिग्निटी है, सो राइट टू लाइफ जो कि हम कहते हैं। सो आर्टिकल 19 जो भी मतलब उन्होंने जितने भी जजमेंट्स आए उनमें, जहां पर सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया, मतलब बेसिकली 2 जजमेंट्स में डीक्रिमिनलाइज किया है, जो है नास फाउंडेशन और दूसरा है जो हमारा नवतेज सिंह जोहर केस है। सो दोनों में उन्होंने बोला कि ये जो 377 का ये वाला पोर्शन है, वेयर इट इज criminalizing the act of homosexuality which is consensual, it is against article 14, 15, 19 and 21, और जैसे हमें पता है 14, 19 और 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्रायंगल है, इनके बिना तो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आधार ही नहीं है। तो बेसिकली जब वो उसके अगेंस्ट है तो मुझे लगता है कि yes it is against their right to live with dignity and their right to privacy if they are not decriminalizing it. अच्छा चलिए ठीक है श्रुति, अब मेन सवाल पे आते हैं। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं उम्मीद करता हूँ जो दर्शक है जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनको थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ होगा, अगर वो लीगल बैकग्राउंड से हैं तो वो समझ पा रहे होंगे, या फिर नहीं भी होंगे तब उन्हें समझ में आ रहा होगा कि जो एसेंशियल आर्टिकल्स हैं जो पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, उनके जो एसेंशियल कॉर्नर्स हैं, है ना, जिसके अंदर हम राइट टू प्राइवेसी को हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो इन्फ्रिंज कर रहा था अगर उसे हम क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। सो इस पर स्तुति अब आप बताइए कि कौन कौन से क्यूरियस केसेस रहे हैं, है ना, जिसने सेम सेक्स रिलेशनशिप पर डेवलपमेंट किया है इंडिया में, और कहीं ना कहीं आज एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि शायद हम उन्हें एक प्रोटेक्शन या फिर रिकॉग्निशन भी दे सकते हैं। कौन से केसेस हैं? तो बेसिकली वही जैसे सदफ ने हमें काफी केसेस तो एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, बट मैं उसे थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक बार दोबारा से बता दूंगी। उसके अलावा बेसिकली जो हम सुनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, बट कई हाई कोर्ट्स भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअल मैरिजेस तक को कहीं ना कहीं लीगैलिटी मतलब ऐसा लीगल मतलब उनकी मैरिज को मान्यता दी है। कई हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने दी है जहां पर उनपे कंसिडरेशन में ये क्वेश्चन आया था। सो स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। नाज फाउंडेशन, जैसे कि सदफ ने बताया कि नाज फाउंडेशन ने जो इस मूवमेंट की जो है ना नींव इंडिया में कहीं ना कहीं उनके एफर्ट से आई। सो नाज फाउंडेशन जो वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 का जो केस था, 2001 में जो भी इंसिडेंट हुए मतलब वो फाइनली जो जजमेंट आया वो 2009 में उसका आया। सो ये बेसिकली पहली एक चीज ये हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो जैसे हमें पता है हाई कोर्ट का जजमेंट जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन पे ही मान्य होता है, बट स्टिल ये एक काफी बड़ा था क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 377 को डीक्रिमिनलाइज उन्होंने किया था। सो अगेन उन्होंने बोला इट इज अगेन हाँ लॉ काफी इट वाज अ कॉर्नरस्टोन जो था। सो इसमें इन्होंने बोला कि 14, 15, 19 और 21 के अगेंस्ट है तो इसको डीक्रिमिनलाइज हम कर देते हैं, एंड दैट इज देयर ओन चॉइस कि वो किसके साथ दे वांट टू कंज्यूमेट द रिलेशन या जो भी होमोसेक्सुअल एक्ट है उसे डीक्रिमिनलाइज करेंगे इफ इट इज कॉन्सेंशुअल। फिर उसके बाद सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन आया 2019 का जो जजमेंट था, उसमें उन्होंने अगेन फेथ के बेसिस पे इस जजमेंट को जो पेटिशनर थे उन्होंने क्वेश्चन किया। उन्होंने बोला कि नहीं इसको हम ये फेथ के जो इंडिया में करंट फेथ है लोगों का उसके अगेंस्ट है। तो इसमें इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, ओवर रूल कर दिया जो नाज फाउंडेशन वाला था, और अगेन 377 में उसको रिक्रिमिनलाइज कर दिया जो होमोसेक्सुअलिटी थी। उसके बाद बीच में वैसे एक नालसा का जजमेंट आया था, बट उसमें इट इज नॉट रिलेटेड टू एज सच सेम सेक्स रिलेशनशिप, बट हाँ उसमें कहीं ना कहीं LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था और उसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की जो रिकॉग्निशन थी एंड उसके अलावा काफी वेरियस राइट्स दिए थे, जिसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ बिल 2019 आया था।
सो वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट अ टॉपिक। फिर आया था केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2017 में आया था। सो अगेन ये काफी इस केस में जो हमारा होमोसेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स थे उसके ऊपर ये काफी एक नया टर्न तो क्या मतलब इन्होंने काफी जो वो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, तो जैसे हमें पता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट में आगे जाके ओवर रूल हो सकता है या ओवरटर्न हो सकता है। तो उसमें अगेन जस्टिस चंद्रचूड़ ने दो जजमेंट्स मेंशन किए थे, एक जबलपुर वर्सेस एसएस शुक्ला और कौशल केस। तो उसमें उन्होंने बोला था जो हम राइट टू प्रिवेसी की बात करते हैं तो जो हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है इट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू प्रिवेसी। ऑल्सो जो हमारा पहला जजमेंट था जो हमारा जिसमें सुरेश कौशल वाला था जिसमें उसमें उन्होंने उस एक्ट को रिक्रिमिनलाइज किया था, उसमें उन्होंने ये रीजनिंग दी थी जो जजेस थे, उन्होंने बोला था कि जो हमारे होमोसेक्सुअल हैं दे फॉर्म अ माइनॉरिटी, अ मिनिस्कल ऑफ द पॉपुलेशन। तो उनके साथ क्या होता है ये मतलब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली अगर उनके राइट्स को कुछ होता है तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज वो काफी छोटी पॉपुलेशन है। तो इसमें कोर्ट ने बोला जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि चाहे वो कितनी भी छोटी पॉपुलेशन हो बट अगर उनके बेसिक राइट्स जो आर्टिकल 1921 और 15 एंड 14 इनके अगर वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो हमें उसे क्वेश्चन करना होगा। फिर आया नवतेज सिंह जोहर केस जो हमने बहुत बार डिस्कस किया इसमें फाइनली वो डिक्रिमिनलाइज हो गई। अब मैं ऐसे 2-3 ऐसे छोटे जजमेंट्स हैं जो कि पहला अभी रिसेंट जजमेंट है उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो जून 2020 में आया था। तो उसमें उन्होंने बोला कि अगेन ये कहीं ना कहीं मैरिजेस से रिलेटेड, उन्होंने कहा दो वी डोंट रिकॉग्नाइज होमोसेक्सुअल यानी सेम सेक्स मैरिजेस बट अगर वो लोग दे आर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप तो उनके राइट्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके अलावा 2009 में हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था जिसमें 2 लेस्बियंस दे गॉट मैरिड एंड उनकी मैरिज को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने काफी अच्छा जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने उनकी मैरिज को अंडर हिंदू मैरिज एक्ट उसमें उन्होंने मैरिज की थी उसके अंदर भी उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज किया था क्योंकि जैसे हमें पता है किसी भी पर्सनल लॉ में होमोसेक्सुअल मैरिजेस का जिक्र नहीं है। सो ये काफी प्रोग्रेसिव रहा है जो हमारा जुडिशरी का अप्रोच है बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल अप्रोच एंड द लेजिस्लेशन। सो लेजिस्लेशन ट्रांसजेंडर बिल तो फिर भी एक बिल आया है बट इस रिगार्ड में इवन दो इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज कोई उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया है। So I think we need to work on that. Thank you. Okay, बहुत शुक्रिया श्रुति। अब देखिए आप लोगों ने सारे जो एक जुडिशियल माइंडसेट का और जुडिशियल केसेस जो आए हैं पिछले 20 सालों में है ना उनका डिस्कशन कर लिया। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक में जो क्यूरियोसिटी है थोड़ा उसको चेंज करना चाहूंगा, क्यूरियस केसेस को चेंज करना चाहूंगा वर्ड को। बेसिकली एक देश है जिसका नाम है माल्टा, स्टेट ऑफ माल्टा। सो वो 2015 में माल्टा ने एक एक्ट बनाया कि रिकॉग्नाइजिंग द जेंडर आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्ट। So basically the scenario was this, the case study of this is like an individual and every citizen of that country has a choice to accept her own identity, that is gender identity. We have a biological sex that can be male, female or a transgender because transgender is a third sex now, right? Or we can say intersex. But the thing is कि now they have their choice to accept their gender identity. बेसिकली जो स्तुति अभी बता रही थी तमिलनाडु वाला दैट इज अरुण कुमार सिंह वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार का केस था। सो द फैक्ट्स ऑफ द केस वाज सच देयर वाज दिस मैन एंड ही वाज मैरिंग अ ट्रांसजेंडर वुमन, अ ट्रांसजेंडर। सो उनका हिंदू टेंपल में मैरिज हुआ। अब जब वो रजिस्ट्रेशन कराने गए तो रजिस्ट्रार ने क्या कहा कि भाई हम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एक आदमी को एक औरत होने का जरूरी है। लेकिन पुट्टास्वामी में जैसे कि आर्टिकल 15 में जो सेक्स वर्ड था उसका डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि sex doesn't mean the biological sex, it also means the sexual orientation, है ना? As well as if we read it with the Nalsa case where the transgender has a choice to choose her or his own gender identity, and that particular person in that case, है ना, was choosing her identity as a woman. So the moment that transgender have chosen her gender identity as a woman, now technically both are men and women. So the registration should be there. So this is a very new way of understanding the word gender identity. And in which the Tamil Nadu High Court have approached it, because now we have a choice to choose our own gender identity regardless of our sex. So if we take the same view and apply it to the same sex relationship, so there is a possibility and there is a case also, that is a 1988 case in Haryana
there were two police officers that was a lesbian marriage. So they were trying to get themselves married under Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act within itself is gender neutral, except from the part it says there should be a bride and there should be a bridegroom. So generally the convention is such, there is always a bride in a marriage and a bridegroom in a marriage, and they portray themselves that I am the bride and the other person is bridegroom. So subconsciously or directly, one of the spouse has accepted themselves her own identity as a woman. So this understanding should be developed. These are the curious cases which had happened all across. I'll give you one more example. In Bihar, there was a situation. There was this person, Tarulamati, she was a woman. She undergoes an sexual reconfiguration surgery and made herself as Tarun Kumar. They were in a sexual relationship and in a lesbian relationship with one more person, and they got married. But the situation was such, like he was accepting himself as a man, as his gender identity, and the woman was accepting her as a woman or a gender as a female, feminine characteristics. When they got married, but her father put up a writ petition in the High Court itself. It should be annulled, and at that time, like a case against the Tarun Kumar, so-called Tarun Kumar at that point, and a case had been framed against him under Section 377. So we need to understand, our understanding is so limited about gender identity. We need to develop in such cases. So what we can see in the entire evolution or in the entire judicial announcement from 2001 till 2019, so they are giving a recognition to the word called gender identity. It is not about us only. On an international global scenario, in Netherlands, they are legalizing same-sex marriages and same-sex relationships. In US, you can find it. In US, basically, the situation is a bit different. They're not calling them as marriages. They are calling them as civil unions, right? If you go to South Africa, they have such conventions where same-sex marriages or relationships are being given rights. So in this curious case of studies of same-sex relationships in India, they can have their inspiration from global scenario also. So this is what we are lacking at this moment. And I think, like, for all the cases which we have discussed, the final point, and I think, Stuti, there is one more case which is pending before the Supreme Court about like registration of the same-sex marriages. There are couples from Washington, they have married in Washington where it is legal, and now they want the registration here. And the center is avoiding the topic, again saying the same thing, like in our Indian community, in our history, the marriage is sacrosanct, and it is too holy, and we cannot change the conventions of it. So it talks about what future are we asking about, isn't it? These cases have led to that focal point of a life where we need to ask ourselves, is the marriage is the only institution that makes this society stable, or there can be other minority institutions which can give actually the true fundamental rights to such minorities? And we will take this forward and bring ourselves to the third topic of this day, that is, like, just a minute, let me change it. Whether Indian society is prepared to accept and give recognition to the same marriage. And let me first, before like I want to tell to all the audiences and सब दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे शब्द accept और recognition को बहुत specifically choose करा गया है ना? किसी चीज को मान लेना कि वो है और actually उस चीज को respect देना और उसको follow करना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं. तो accept कर लिया, ठीक है, एक legal picture हमने दे दी, accept हो गया, लेकिन क्या समाज उसे recognize कर रहा है कि वो हमारा ही अंग है जो अभिन्न नहीं हो सकता? तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन है. और सदफ मैं आपसे बाद में शुरू करूंगा, पहले मैं स्तुति से शुरू करना चाहूंगा इस चीज को लेकर. सदफ को ज्यादा ग्राउंड रियलिटी है, तो सदफ से हम ज्यादा डिटेल में जानेंगे. प्लीज स्तुति. स्तुति, कैन यू हियर मी? Yeah. Sorry, the network, that was not, your voice was not audible. Can you pardon what did you say? तो I was just saying कि जो वर्ड एक्सेप्टेंस है और रिकॉग्निशन है, ये दोनों अलग इंपॉर्टेंस शो करते हैं. और जो केसेस है आज हमें उस मोड़ पे ले आए हैं समाज में कि जहां पे हमें इन्हें एक्सेप्ट और रिकॉग्निशन देना शुरू करना पड़ेगा. तो आज के सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानी समाज है ना, अगर हम इंटरनेशनल एग्जांपल्स को लेते हुए चलें, क्या तैयार है या समय लगेगा तैयार होने में? तो आपका क्या राय है इस चीज को लेके, और लीगली क्या पोजीशन है इसकी? See, as a society, we can say that, हमें बहुत, हमारा mindset काफी broad है ना. we have studied a lot, even people who have studied, who are educated, हर किसी का mindset ये accept करने को अभी है ना. Even when you talked about homosexual, even the gay parades या जो भी है ना LGBTQ की parades होती है, हम उसमें देखते हैं कि
देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्ट दैट, बट स्टिल काफी लोग हैं जो आज भी उसका है ना मजाक उड़ाते हैं, या मजाक भी नहीं तो इन लोगों को फ्रॉम द स्कूल लेवल क्यों लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी होमोसेक्सुअलिटी या जो भी उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड ये मतलब ये बिकॉज जजमेंट आया था 2018 में, और ऐसे 3 साल में जो हमारी इतने सालों की सोच है उस हर इंसान की सोच बदलने में टाइम लगेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम उसको लीगल तरह से उसको प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर उसके बाद उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब लीगली इनको कैसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, व्हेन वी टॉक अबाउट सेम सेक्स मैरिजेस। सो इसके 3 तरीके हैं, लाइक आई कुड थिंक ऑफ 3 मेथड्स की 3 मेथड्स हैं जिससे कहीं ना कहीं हम इन मैरिजेस को है ना आगे जाके मतलब प्रोटेक्शन दे सकते हैं या फिर लीगलाइज कर सकते हैं। पहला है जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, पर्सनल लॉज, बिकॉज जैसे मैरिज, डिवोर्स, ये बेसिकली पर्सनल लॉज में आते हैं या उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट में आते हैं। So even special marriage act does not talk about homosexual marriages. तो जो भी हमारे existing laws हैं which talk about marriage, divorce, for that matter maintenance, inheritance, जो भी हैं उन सब में हमको चेंजेस लाने होंगे, उसमें हमें उनको जेंडर न्यूट्रल लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट जो हमारा डिवोर्स की अगर हम बात करें उसमें सेक्शन 13, तो उसमें सेक्शन 13 का 1 है जो दोनों को ग्राउंड्स देता है, 13 का 2 है जो वाइफ को ग्राउंड देता है। अब जब होमोसेक्सुअल्स इसमें आएंगे तो ये हस्बैंड वाइफ वाला उन पे नहीं इम्प्लाई होगा, उनके लिए हमें कुछ और मतलब या तो उसको जेंडर न्यूट्रल करो या फिर कुछ और नया फॉर्मुलेट करो। तो सेकंड जो मैं सजेशन मुझे लगता है कि हमें उनको लीगलाइज करने के लिए करना है कि या तो हम उनके लिए ऑल टुगेदर एक नया एक्ट बना सकते हैं कि जिसमें उनकी मैरिजेस जो है वो रजिस्टर होंगी। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 2 डिफरेंट फेथ, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन के लोग जिसमें अपनी मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं। सो वैसे हम कुछ होमोसेक्सुअल्स के लिए एक नया एक्ट बना सकते हैं। बट अगेन क्या इंडिया उतना प्रोग्रेसिव है कि एक नया एक्ट आए और उतना वो पास हो पार्लियामेंट में, उसको उतना सपोर्ट मिले? सो उसमें भी काफी वो है। और तीसरा जो मेथड है जैसे अक्षय ने हमें बताया कि काफी जो हमारी फॉरेन इंटरनेशनली कंट्रीज हैं वो इनके जो रिलेशनशिप है उसको एक सिविल यूनियन या सिविल पार्टनरशिप की दर्जा देती है। दे गिव देम द स्टेटस ऑफ अ सिविल यूनियन। सो जैसे तस्मानिया में देयर इज रिलेशनशिप एक्ट 2003 जिसमें इनको सिविल यूनियन का दर्जा देकर इनकी मैरिजेस कहीं ना कहीं वो क्या होता है जो भी उनके आगे जाके राइट्स होते हैं, जो भी लाइक राइट्स लाइक जॉइंट जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन, तो ये सारे राइट्स उनके रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। और जो यूके है वहां पर भी सिविल पार्टनरशिप एक्ट है, वहां पर भी उनकी मैरिजेस को लीगलाइज एज सच सिविल पार्टनरशिप एक्ट बनाकर किया है। तो या तो हम ये सारे एक्ट इस टाइप के जो इसको सिविल यूनियन या सिविल पार्टनरशिप का नाम देकर ऐसा कुछ एक्ट लाकर इंडिया में इम्प्लाई कर सकते हैं। बिकॉज सोसाइटी का माइंड तभी चेंज होगा जब लीगली कुछ उसमें आएगा। बिकॉज जो भी जुडिशरी डिसीजन देती है जब तक उस पर कोई लॉ नहीं आता वो डिसीजन एक कॉमन आदमी के लिए वेग होता है। बिकॉज कई लोग तो होते हैं जो मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास या जो लोग लॉ की इतनी नॉलेज नहीं रखते, उनको तो पता ही नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट आए, क्या गाइडलाइंस आई। तो जब तक एक लॉ जो रनिंग लॉ है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सोसाइटी में, जब तक देयर इज नो लॉ, आई डोंट थिंक सोसाइटी एज सच वुड एक्सेप्ट इट। बिकॉज लॉ आएगा तब वो फिर भी थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा रिकॉग्निशन देंगे और माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होगा। सो दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट। थैंक यू अक्षय। थैंक यू सो मच स्तुति। तो जो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि वी शुड क्रिएट अ मोडालिटी दैट शुड गिव अ रिकॉग्निशन टू दिस, whether it should be marriage or not marriage, that is suitable as per what is happening in the society, हम उस चीज को फॉलो करते हुए चलें। ठीक है, तो सदफ आपका क्या कहना है इस चीज को लेके कि लाइक सेम सेक्स रिलेशनशिप की जो मैरिज है, बेसिकली वर्ड एक मैरिज क्या है कि मैरिज विद इन इटसेल्फ समथिंग व्हिच डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी को लगता है कि अगर 2 लोगों का एक साथ होना है तो उनको रिकॉग्निशन मैरिज के थ्रू ही मिलती है। तो ये आइडिया आउटडेटेड है या फिर ये आइडिया सिर्फ एक चीज हो सकती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल सबको लगता था कि हाथ में नोट होंगे तभी काम चलेगा, फिर क्रेडिट कार्ड्स आ गए तो क्रेडिट कार्ड अपने में एक अलग तरीका हो गया, अब क्रिप्टो करेंसी आ गई है, राइट? तो पूरा फाइनेंस मार्केट ही चेंज हो गया। डिफाइनिंग सीइंग मनी हैड चेंज इट्स नेचर। तो सिमिलरली मैरिज 2 लोगों को कहे कि एक साथ रह सकते हैं, जिंदगी में सारे राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इस इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कहना है आपको कि लाइक मैरिज इज द ओनली वे, और आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर कि सोसाइटी रेडी है या नहीं? तो अक्षय इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए लीगली जो एस्पेक्ट्स हैं वो स्तुति ने बहुत बेहतर तरीके से कवर किए हैं।
मैं यहाँ पे जो बात करने वाली हूँ, मैं सोसाइटी के बारे में बात करने वाली हूँ, माइंडसेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आप मैरिज की बात करते हैं तो ये टर्म्स आते हैं कि यहाँ पे फेथ होना बहुत जरूरी है और बहुत सैक्रेड है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैरिजेस क्योंकि बहुत मैंडेट की गई हैं, इनफैक्ट स्पेशली अगर हम अपने देश की बात करें, अगर आप ये तो होमोसेक्सुअलिटी ही नहीं, अगर आप एक एज तक हो गए हो, 25 हो गए, 26 हो गए, तो एक तरह से सोसाइटी आपको प्रेशराइज करने लगती है। अगर आपकी अब्यूसिव मैरिज है या आप उससे निकलना चाहते हो, तो आप खुद मतलब हम देखते हैं इस कल्चर में अपने देश में कि निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे आए और सेम सेक्स रिलेशनशिप जो मैरिजेस होने वाली उनकी बात करें, तो क्या हम ठीक है, जैसे एक पॉइंट स्तुति ने बहुत अच्छा कहा कि हम जब उस पे लीगल कर देते हैं कोई चीज, तो देखिए कहीं ना कहीं माइंड पे आ जाता है। 377 जब डिक्रिमिनलाइज हुआ तो वो लोगों के माइंडसेट में आ गया कि हाँ ठीक है, तो एक्सेप्ट। बट मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे, क्या हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर ये हिम्मत है या जो भी इस फील्ड मतलब कम्युनिटी से हैं कि वो अपने घर में अपने दोस्तों को वो खुल के बता पा रहे हैं, इस ठीक है ये डिक्रिमिनलाइज हो गया, हमें मे बी आने वाले दिनों में जो हमारी एक जो अभी चल रहे हैं केसेस लाइक मैरिज के चल रहे हैं, फिर यहाँ पे बात हो रही है कि इनहेरिटेंस का क्या होगा। और अगर हम छोटा सा केस लें, अगर दो मतलब जो बच्चे होंगे वो कैसे उनका जो लीगली वो कैसे आगे बढ़ेंगे, या वो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो आप क्या अपने अगर लेस्बियन कपल है तो आप फादर का नाम क्या डालेंगे। तो ये सारे बात जो हो गई, माइंडसेट हो गई, हमने बात कर लिए, पॉइंट सारे हमने देख लिए लीगली। बट एक्सेप्टेंस मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये जब जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐड भी किया था कि जब हम इस चीज को लोगों को अवेयर करना है। बट अगर हम जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ग्राउंड रियलिटी पे क्या हम हिम्मत कर पा रहे हैं। अगर आपको एक डर होता है, जो एक्सेप्टेंस है, आपको डर होता है कि मैंने कल को अपना आइडेंटिटी जो मैं फील करती हूँ या मैं फील करता हूँ मैंने बताया, वो एक्सेप्ट लोग करेंगे या अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज जो है रिलीजियसली लोग देखने लगते हैं कि आपके रिलीजन को इसको कैसे रिलेट किया जाता है, तो बहुत सारे लोग ना उस वक्त पीछे हट जाते हैं। ये अभी तक जो मैंने बात की है लोगों के साथ, मैंने अगर काम भी किया है, तो लोगों की प्रॉब्लम एक तो लीगली हो गई कि ठीक है अब लॉ आ रही है या आने वाली है, या कुछ चीजें डिक्रिमिनलाइज हो गई। बट मेरे अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एज इन सोसाइटी, अब मेरे अंदर कितनी हिम्मत है या मैं आवाज उठा पाऊं, या मैं ये कह पाऊं कि ठीक है आई वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, आई डोंट वांट टू बी इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एनफोर्स्ड ऑन मी, मुझे पे फोर्स किया गया है। वो सारी चीजें तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी मैं ये सजेशन दूंगी कि एज अ सोसाइटी हमें मिल के चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमारा जो एक तरह से टॉक शो हो रहा, हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज होगा। मेरा अपना मानना ये है कि अगर 100 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, लेकिन अगर उनमें से एक का भी माइंडसेट चेंज होता है, ये बात सुन के उनकी चीजें बदलती, तो कहीं ना कहीं हमारी जीत है, क्योंकि स्लोली और ग्रेजुअली हम इस लॉ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि लॉ तो डिक्रिमिनलाइज हो गया, लेकिन अब हमें एक्सेप्ट करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि ठीक है हम दूसरों को सपोर्ट कर देते हैं कि ठीक है उसका फ्रेंड है, उसने किया है उनके घर में, क्या हमें ये सवाल पूछना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कई जगह ये बोला भी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा होगा या आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। और यहाँ पे जब हम अपने आप को जज करेंगे, दूसरों को छोड़ दीजिए कि वो जज वो एक्सेप्ट है, अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि ठीक है मेरे घर में कोई है या मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसके साथ कितना ज्यादा, एक होता है ना डट के खड़ी हुई हूँ कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ से एक हौसला बनेगा। और जब ये कम्युनिटी और आगे आएगी और लोग इससे ज्वाइन करेंगे, आप समझ रहे हो, तो एक होता है ना कि फिर
जो लॉज हैं वो और जल्दी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उस पर भी ये असर डालता है। देखिए अब जितने भी एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं वो क्या है बेसिकली, आप आवाज उठाते हैं, मिलके आज हम तीनों यहाँ पे हैं, तो इससे क्या होगा, जो भी लोग ये देखेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है कुछ लोग हमें निगेटिवली जज कर सकते हैं, मे बी देयर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल, बट मैंने जो कहा, एक इम्पैक्ट अगर एक भी पॉजिटिव हुआ तो वो किसी और को बताएगा और वो किसी और को बताएगा। तो ये मेरा ये चीज जो आपने बताई, तो इससे मुझे एक सवाल समझ में आता है। देखिए हम हिंदुस्तान हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा नेट का कंजप्शन हम करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस का जो प्रोग्रेशन स्टेट है हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो रिश्तों को समझना या फिर कह लीजिए बड़े बड़े हथियार खरीदना, है ना, आईटी रूल्स लेके आना, जहां प्राइवेसी की हम बात करते हैं, वी आर प्रोग्रेसिव नाउ, वी आर टू मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेसिवनेस, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल थिंग्स, है ना, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लॉज और पर्सनल इंटरेक्शंस और पर्सनल चॉइसेस, तो हम अभी भी साइंटिफिक क्यों नहीं है। अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट अननेचुरल, राइट, दिस इज समथिंग व्हिच कम्स जेनेटिकली टू आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उस चीज को समाज क्यों नहीं समझ रहा है सदव, आप क्या कहना चाहेंगे, समाज ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। अब मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरे को एक्ने होता है, किसी को एक्ने ज्यादा होता है, किसी की ऑयली स्किन होती है, ठीक है ना, किसी की आंखें जल्दी कमजोर हो जाती हैं, किसी को कोई दिक्कत आती है, तो एक मेडिकली उसका जेनेटिक्स में है वो, ठीक है। तो हम उसके लिए तो नहीं कहते, उसको तो हम मिनोरिटी में नहीं काउंट करते, इवन तो हम तब भी छेड़ते हैं, हाँ भाई तुम चश्मुद्दीन हो, तुम चश्मुद्दीन नहीं हो, है ना, या फिर तुम मोटे हो, तुम मोटे नहीं हो, वी डू दैट। बट कहीं ना कहीं हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उस जेनेटिकल ओरिएंटेशन। तो होमोसेक्सुअलिटी तो एक जेनेटिक ओरिएंटेशन है, तो समाज वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। क्या वो समय आएगा कि हम साइंटिफिकली इस चीज को देखना शुरू करेंगे, इवन तो हम इतने प्रोग्रेसिव हैं। अक्षय, एक दिन समय जरूर आएगा, ये पॉजिटिविटी के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से 10 साल पहले, अगर मैं 2001 की ही बात करूं, जब ये नास फाउंडेशन वाला जो केस हुआ था, क्या उससे पहले किसी की हिम्मत थी, क्या इतने लोग निकल के आ रहे थे या बता रहे थे कि अगर मैं देखूं, लेकिन जो लोग अपना मतलब दे केम आउट ऑफ क्लोजेट, इससे पहले अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो ये चीज नहीं थी लोग। और कहीं ना कहीं देखिए एक्सेप्टेंस क्या है इंडिया में, मुझे लगता है कुछ ब्लाइंड फेथ है। ये कहना थोड़ा सा क्रूशियल भी होता है, लेकिन मैं ये मेंशन करना चाहूंगी, हम वो मान्यताएं मान रहे हैं जो हमने कभी बस हमको सुनाई गई थी, समझ रहे हैं आपके, हमें पीछे से बताया गया अच्छा ये चीज होती है, रात के नाखून काटना खराब है, अच्छा नहीं होता है, या आग फड़फड़ा रही है तो, लेकिन क्या हमने उसको कभी एनालाइज किया है खुद से कि क्यों होता होगा ये। मे बी ऐसा होता होगा कि एशियन टाइम में लाइट नहीं थी तो आप नाखून काट रहे हैं तो आपको चोट लग सकती थी, मेरा ऑब्जर्वेशन, अब लाइट है आप नाखून काट लीजिए। तो एक ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो हमने क्या किया है, जो हमें बताया गया है, जो हमें पढ़ाया गया है, हमने वो मान लिया है, लेकिन हमने खुद एनालाइज करके नहीं देखा है। आप जितने भी डिबेट देख लें, या वो हिंदुइज्म पे हो या इस्लाम पे हो, कितने लोग जेन्युइनली खुद कुरान पढ़ के खोल के देख के आते होंगे विद मीनिंग, समझ, या मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो यूट्यूब से देख के आ गए कि अच्छा हाँ इन्होंने ये कोट किया था, ठीक है, आपने कितना एनालाइज किया है। तो जो जब फेथ की बात आ जाती है तो इंडिया में मे बी एक ये मेरा मानना है बहुत बड़ा रीजन है कि अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने कहा कि कोई चश्मा लगाता है, कोई मोटा है, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, भले हम उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कल्चर सभ्यता के हिसाब से, और दूसरी चीज हमारा फेथ क्या कहता है, हमने उसमें अंदर जाने की कोशिश ही नहीं की है कि हम खुद पढ़ के देखें। सही बात है, तो सही ये चीजें हैं, और मुझे लगता है आगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त लगेगा और ये खत्म होंगी। नहीं सही बात नहीं। अब मैं इससे थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। एक्चुअली बात ये है, व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्ट एंड गिव रिकॉग्निशन टू एनी पर्टिकुलर आइडिया, सो बेसिकली क्या है, देयर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, what happens is कि if anything which is illegal, nobody is accepting it, obviously it comes in the mind. But if in case that thing had become not legal, or it had not been now illegal now or decriminalized, so what would be the next step? The next step would be to give civil protection to it. For example, when you talk about transgenders, so there was like the people were away from transgenders, they were not recognizing them, they were not understanding them. The law came in and starting giving them the civil protection to them. ट्रांसजेंडर एक्ट आ गया, उसके ऊपर रूलिंग्स आ गई,
तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन क्रिएट होना चाहिए एक ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी पे, एक थर्ड सेट क्रिएट हो गया और पूरे फंडामेंटल राइट्स मिलना शुरू हो गए, राइट। Similarly, when we talk about the same-sex relationship marriages, so अभी क्या है कि उस एक्ट को हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, पर अभी हमें सिविल प्रोटेक्शन देना उसे शुरू करना है, और फिर उसके बाद फिर हम शायद उसे सिविल रिकग्निशन देना शुरू करेंगे। तो आई थिंक वी आर इन दैट फेज इन द इंडियन सोसाइटी जहां पे हम सिविल प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसके अराउंड, जहाँ पे फिर जब सिविल प्रोटेक्शन आ जाए, श्रुति ने कहा कि जब तक लॉ नहीं होता, जब आपने कहा लॉ नहीं होता तो लोग सुनते नहीं है ना, जिसकी लाठी हो उसकी भैंस, कहीं ना कहीं आ जाता है। ऑस्टिन की अगर हम थ्योरी लगाएं, जब तक सैंक्शन नहीं है तब तक कोई सुनेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा स्टिक एंड कैरेट थ्योरी चलती है, बीट एनीथिंग, अगर आप किसी को आराम समझेगा। और रही बात ना साइंटिफिक टर्म्स एंड, और रही बात रिलीजियस टर्म ऑफ फेथ टर्म, मुझे लगता है उनका कोई रोल प्ले था नहीं कभी। एक्चुअली होमोसेक्सुअलिटी हर एक कल्चर में, हर एक रिलीजन में किसी ना किसी तरीके से हमेशा रही है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 3000 सालों का जो मानव सभ्यता है, जो एक्चुअली रिकॉर्डेड मानव सभ्यता है ना, उससे पहले तो हम उसे मिस्टिसिज्म बोल देते हैं, माइथोलॉजी बोल देते हैं, तो उसमें हमने शायद, जहां तक मेरा जो लिमिटेड स्टडी है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती थी, पीपल प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअलिटी एंड दे वर लाइक, कहने को तो 58 जेंडर्स हैं, वेरिएंट्स हैं जेंडर्स के, लेकिन मैंने भी कहीं नहीं देखा है कि सेम सेक्स मैरिजेस हो रही हैं। मुझे भी कुछ ऐसा मिला नहीं कि मैरिजेस हो रही हैं। तो अब दो लोग जो एक ऐसी पार्टनरशिप में हैं जो होमोसेक्सुअलिटी के अम्ब्रेला में आता है, तो हो सकता है कि जैसे कि एग्जांपल नीदरलैंड का ले लें, या तस्मानिया का ले लें, या फिर यूएस का ले लें, यूके का ले लें, तो दे हैव डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट through which they can enjoy being a citizen of their nation, the rights which every individual should have, and those rights should not be taken away because they are homosexual. तो अभी तो इजी वे आउट तो यही है, फिर धीरे धीरे कि हम, या फिर ये भी हो सकता है कि इस मिनोरिटी का अपने में एक कल्चर हो जाए, एक अलग राइट्स हो जाए। भाई देयर आर रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, देयर आर ट्राइब्स इन द वर्ल्ड, वी डोंट इंटरफेयर विद देम, वी रिस्पेक्ट देम regardless of what their practices are. So why we cannot take the same thing? And the best part is basically the LGBT community is something which comes from everyone. So it is a community which connects every tribe, every religion, every caste. So that's the best part actually. You cannot say Hindus don't have, the people who are homosexual, Muslims don't have, Parsis don't have, Christians don't have. Which actually says it, they are as common as man and a woman. Every religion have a man, every religion have a woman. Similarly, every caste, every theory, every sect, be it a scientist, be it a high class person, be it a low class person, everyone have a person who have those genetic characteristics which we call now as homosexuals. So why cannot society accept it the same thing? क्या एक औरत जो मुसलमान धर्म की है, क्या हिंदू धर्म वाले कहेंगे ये वो औरत नहीं है? क्या एक आदमी जो हिंदू धर्म का है, क्या सिख कह देंगे कि वो आदमी नहीं है? They are as common as man and a woman. So I think Indian society should take it not on a legal side much, because हमको recognition पहले देना शुरू करना पड़ेगा, तभी ये, I don't want to say it, but the thing is कि governance नहीं सुनती है, because it had always been the power lies with the people. Because Khalil Gibran, there is a very famous writer called Khalil Gibran, and so he says, I want to just like to quote to him, like he says, your children are not your children, they are the children of this mother earth, right? They come through you, not from you. You may give them your love but not your thoughts, because for they have their own thoughts. शायद हम वही तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू. So these are the thoughts of homosexual beings, what they want. तो इंडियन सोसाइटी को उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए. Shruti, I think I'm closing it on a right sense. Shruti, what you have to say about it? Pardon? Shruti, I'm saying that when it comes to the individual thought, that should be respected more, isn't it? That's the whole fight had been. Yes, from yes. being from. Shruti, please, Shruti. I think Shruti का आवाज The चला गया है individual choices as such, they should be.
स्तुति आवाज आ रहा है आपको? Am I audible? हाँ जी, कोई हाँ नहीं जी। स्तुति, हाँ, so I get it, you are saying the individual choices should be respected, right? And that should, law should, like rule of law should take that in consideration as well. I think स्तुति का शायद नेट का दिक्कत आ रहा है। So यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे और हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने होमोसेक्सुअलिटी के एवोल्यूशन के बारे में बात करी, जहाँ पे जो केसेस चल रहे हैं उसके बारे में बात करी, और जो भारत जो एक देश है ना, एक ग्लोबल देश है, वो कैसे इंस्पायर होना चाहिए, अभी क्या चल रहा है। हमने सदब जी का भी पूरा ओपिनियन ध्यान में लिया, स्तुति जी का भी लिया। तो मैं दोनों पैनलिस्ट से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप लोग इस पैनल पे आए और अपने इम्पोर्टेंट व्यूज रखे यहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सदब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आने का। श्रुति आप हैं? स्तुति आप शायद, स्तुति है नहीं शायद, स्तुति कहीं नेट चला गया, नेटवर्क इशू होगा। हाँ, तो मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा, है ना। आप रहिए, मैं दर्शकों, तो ये एक और सेशन था लेक्स वॉक फाउंडेशन का, लेक्स वॉक टॉक्स ऑन सोशो लीगल अंडरस्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप इन इंडिया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये टॉक, आप प्लीज कमेंट्स में बताइए, इसको शेयर करिए जिससे लोग इसे और बेहतरीन रूप से समझ सकें, एंड प्लीज डू लाइक आवर पेज एंड सब्सक्राइब अस ऑन YouTube. This video shortly would be coming there, and give us a valuable feedback. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। Have a good night.